स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है? पास लोड होता है तो। और इंस्टेंस ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है इस पर? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है उसी टाइम ना। तभी होता है ना। बोलो हाँ नहीं। नहीं होता है तो कब होता है? जब तुम लोग क्लास आते हो। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते समय होता है ना इंस्टेंस ब्लॉक कॉल। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय में होता है। तो डिस्ट्रॉय होते समय क्या होता है? कुछ नहीं। देखो क्या होता है ना, ट्राई ब्लॉक समझ आ चुका था, ब्लॉक भी समझ आ चुका था। ट्राई ब्लॉक में क्या कोड लिखते हैं समझ आ चुका था, और कैच ब्लॉक में क्या लिखते हैं वो भी समझ आ चुका था। बताओ तो। हैंडलिंग कोड आता है, रिस्क कोड आता है, बहुत अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे कोड भी लिखते हैं हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर में जिस कोड का रन होना कंपलसरी होता है। हम चाहते हैं कि वो कोड कंपलसरी रन हो। बोलो वैसा कौन सा कोड होगा? बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं उसको। तो ऐसे कुछ कोड हैं जिसको हम चाहते हैं कि कंपलसरी एग्जीक्यूट हो। एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि वो कौन सा कोड है और उस कौन से कोड को हम लिखेंगे ताकि कंपलसरी हो। फिलहाल पहले यही समझ लेते हैं कि आखिर ये कौन सा कोड है जिसको लिखना कंपलसरी और वो एग्जीक्यूट कंपलसरी हो। तो अगर हम चाहते हैं कि कंपलसरी एग्जीक्यूट हो तो कुछ ऐसा उपाय लगाना पड़ेगा कि जिसके थ्रू ये बता पाए कि कंपलसरी हाँ वो होगा ही होगा। तो आखिर वो कौन सा कोड है? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, अच्छा हर किसी चीज का लिमिट होता है। तुम एक साथ कितने लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो उसका भी लिमिट है कि नहीं? हाँ अलग बात है मैसेज पे 4-5 से एक साथ हम कर सकते हैं, लेकिन उसका भी लिमिट है कि नहीं? अब 100 के साथ तो एक साथ नहीं कर सकते, लिमिटेशंस है। ठीक है सही। जैसे तुम चाहे सपोज करो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो इंस्टाग्राम लॉग इन किया अपना आईडी, तो इंस्टाग्राम के सर्वर से कनेक्ट होते होंगे जो वहां से डाटा रिस्पॉन्स करता है। उस सर्वर का भी लिमिट होता होगा कुछ ना कुछ, एक साथ कितने यूजर्स को हैंडल कर पाए। कुछ ना कुछ तो लिमिट होगा, बहुत बड़ा लिमिट होगा बट होगा तो जरूर। ठीक इसी प्रकार से जैसे तुम्हारा यूनिवर्सिटी का या फिर कॉलेज का वेबसाइट होगा, वो भी किसी सर्वर से कनेक्ट होगा, उसका भी लिमिट होगा। और तुम्हें पता है उसका लिमिट कम रहता है क्योंकि जब जब रिजल्ट आता है गड़बड़ हो जाता है। जब जब रिजल्ट आता है गड़बड़ होता है ना। क्यों गड़बड़ होता है? सर्वर डाउन हो गया। ये सर्वर डाउन का मतलब क्या समझ में आ रहा था? जैसे सपोज करो तुम्हारे लिमिट है कि एक साथ तुम 4 लोगों से बात कर सकते हो, और एक साथ अगर 10 लोग आ जाए तो क्या करोगे तुम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे? अरे हमको किसी से बात नहीं करना। होगा या नहीं होगा? ओवरलोड होगा तो इसी प्रॉब्लम का। ठीक है सही। अगर सपोज करो सर्वर का लिमिट है कि 100 पीपल से एक साथ कनेक्ट करे या फिर 100 डिवाइसेस से एक साथ कनेक्ट करे। कितने से? 100 से। तो अगर 100 तक जाए तो ठीक है, उसको क्रॉस करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तुम्हारा यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट हो या फिर कॉलेज का जो वेबसाइट है, पर डे कितने लोग यूजर्स विजिट करते हैं? 10-20 कर ले वही बहुत है। हाँ, कितना दिन तुम यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जा जाके देखते हो क्या हुआ है नहीं हुआ? नहीं देखते हैं। लेकिन याद करो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन क्या होता है? सब एक साथ टूट पड़ते हो। एक साथ टूट पड़ते हो सब, तो उसका जो कैपेसिटी था उसको क्रॉस कर जाते हैं। 4-4 डिवाइस से कनेक्ट कर देता है। फोन में भी सर्च करो, लैपटॉप में किसी से खुल जाए। उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि उसका जो लिमिट था वो क्रॉस हो जाता है। तो बोलोगे सर इंस्टाग्राम पे इतने लोग एक साथ रहते हैं तो क्रैश ही नहीं होता? यूनिवर्सिटी वाले क्रैश। देखो जितना बड़ा लिमिट रखेंगे ना उतना ज्यादा खर्चा भी पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी वाले को कौन सा जरूरी है कि उतना खर्चा लगाए? जरूरी है उसके लिए? नहीं, उसको पता है कितना लोग ही आएंगे इस पे। 2-4 तो आते हैं कभी कभी गलती से भटके हुए,
लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन भूल जाता है, तो एक दिन के लिए तो लिमिट बढ़ेगा नहीं, परचेज करना पड़ेगा। तो इसलिए लगभग सारी यूनिवर्सिटी सारे कॉलेज का वही हाल होता होगा। चेक कर लेना, सबका साइट जिस दिन रिजल्ट आएगा डाउन होना ही होना है, क्योंकि वो अपना लिमिट पता है कि यूज तो कोई करेगा नहीं, तो क्यों उतना बढ़ा करे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट देता है उस दिन तो फिर खैर नहीं रहता उसका, तो क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या समझे कि हर चीज का लिमिट होता है, हर चीज का लिमिट होता है। अब सपोज करो इंस्टाग्राम का जो सर्वर है, उस सर्वर का लिमिट है कितना, 100। तो 100 लोग एक साथ कम्युनिकेट कर पाए। तुम क्या किए, मोबाइल से अपना इंस्टाग्राम लॉगिन किए, इसके साथ कनेक्ट किए, कर लिए। अब इसमें चल ही रहा था, फोन रख दिए, लैपटॉप से कनेक्ट किए, इसके साथ चल रहे। दो यूजर्स इसके साथ कनेक्ट हो चुका है क्या? क्या वाकई में दो यूजर्स इसको कनेक्ट यूज कर रहा है? नहीं, एक ही यूजर्स यूज कर रहा है। अब सपोज करो कोई तीसरे डिवाइस से भी कनेक्ट किए, प्रॉब्लम्स हो रहा है। अब थोड़ा सोचना है अटैकर्स यहाँ पे क्या कर सकता है। अटैकिंग के बारे में अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो इतना समझ सकते हो कि मल्टीपल्स डिवाइसेस जनरेट कर सकते हैं एक सिस्टम के अंदर में। हो सकता है जैसे तुम लोग वर्चुअल बॉक्स अगर यूज किए होगे तो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते होगे, होता है ऐसा। तो हम मल्टीपल स्पोर्ट्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और मल्टीपल स्पोर्ट के साथ अगर इसमें लॉगिन करके 100 हम उड़ा दे, कितने 100 हम उड़ा दे, तुम बताओ तुम एक्सेस कर पाओगे फिर? नहीं, इसका लिमिट हम क्रॉस कर दिए, का लिमिट तो हम फुल कर चुके हैं। सच में बताना तो कोई यूज कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। तो अटैकर्स कभी कभी ऐसे भी करते हैं, किसी को अगर परेशान करना हो तो बस उसका जो कनेक्शन कर करके बस छोड़ते जाता है, कनेक्शन कर करके छोड़ते जाता है, लिमिट ही पूरा कर देता है। उन सब से बचने के लिए भी कुछ उपाय लगाया जाता है कि एक ही आईपी एड्रेस से बहुत सारे कनेक्ट नहीं हो पाए। खैर वो सब हम अटैकिंग या फिर उसको रिसॉल्व नहीं कर रहे। हमें यहाँ पे कि अगर सपोज करो कि हम यहाँ पे लॉगिन किए, क्या किए, लॉगिन किए, और लॉगिन करने के बाद किसी कारण बस अचानक से हमारा फोन वर्किंग बंद कर दे, या किसी कारण बस हमारा जो प्रोग्राम्स था, मान लो प्रोग्राम्स के थ्रू ही लॉगिन कर, वो प्रोग्राम अचानक से बंद हो जाए, जैसे एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन आएगा तो अचानक से क्रैश होगा। तो सपोज करो लॉग आउट करने का भी कोड नीचे लिखे हुए थे, लॉग आउट को यहाँ पे क्लोज मान के चलो कि जो सेशन एस्टेब्लिश किए थे हम लोग, इसको क्लोज करने का कोड नीचे लिखे हुए थे, तो वो कोड तो एग्जीक्यूट हुआ नहीं, क्योंकि तुम्हें याद होगा अगर एक्सेप्शन अकर होता था तो वहीं पे क्रैश हो जाता था, वहीं पे हमारा एप्लीकेशन रुक जाता था ना, आगे तो जाता नहीं था। तो जब हम क्लोज का कोड एग्जीक्यूट किए नहीं तो क्या कनेक्शन क्लोज होगा? कोड एग्जीक्यूट किए नहीं तो क्लोज तो होगा नहीं। इस तरीके से अगर हम 10 बार करें तो 10 कनेक्शन क्रिएट हो चुका है बेवजह, क्लोज तो हुआ नहीं, नहीं हुआ। तो इससे कुछ लॉस है क्या? लॉस है, बेवजह कनेक्शन क्रिएट होते जाएंगे बस, तो हाँ लॉस तो है, बेवजह उसका लिमिट फुल होगा, और पता नहीं अगर लिमिट ज्यादा होगा तो पता चला किसी दिन सर्वर क्रैश, और सर्वर क्रैश हुआ तब ठीक करो बैठ के। तुम ठीक नहीं करोगे, लेकिन जो वहां पे डेवलपर्स हैं उसको तो ठीक करना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम्स तो उसके लिए बढ़ा। गलती किसकी थी? गलती किसका था? यूजर का ना। गलती करे यूजर, भुगते कौन? प्रोग्रामर। तो हैंडल किसको करना पड़ेगा? प्रोग्रामर को। सोचेगा कि क्यों ना हम ऐसा व्यवस्था बनाए कि अगर यूजर्स गलती भी करे तो हमें प्रॉब्लम्स ना हो। अब तुम्हारे गलती की वजह से हमको अगर प्रॉब्लम हो तो हमको सतर्क तो होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा ही नहीं। तो प्रोग्रामर्स ने क्या सोचा यहाँ पे कि एक काम करते हैं ना, ये जो कनेक्शन क्रिएट करता था इसको क्लोज करना कंपलसरी बोलते हैं। ये देखो तुमको यूज करने हो गया तो क्लोज करो ही करो। अगर बीच में तुमको कोई गड़बड़ी होता है, अचानक से तुम्हारा एप्लीकेशन क्रैश हो, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, क्लोज किए बिना तुम वहां से नहीं निकलना, ताकि क्या होगा, बेवजह लोड नहीं बढ़ेगा, यही ना। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम सीखेंगे कि डाटाबेस के साथ हमें कनेक्शन करना है, किसके साथ? डाटाबेस के साथ। और जब डाटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे तो हम चाहेंगे कि जब हमारा काम खत्म हो जाए तो क्लोज कर दे, बेवजह क्यों क्रिएट करके रखना। ठीक है, और क्लोज करने का जो कोड है वो कंपलसरी होना चाहिए, नहीं करेंगे तो लॉस है कुछ? बिल्कुल लॉस है। तो हम चाहेंगे किसको क्लोज कर दे, तो क्लोज करना कंपलसरी है। तो मुझे एक चीज बताओ, अब क्लोज करने का कोड क्या है, नहीं है, कैसे क्लोज करते हैं वो तो देख लेंगे हम लोग। क्लोज करने का कोड कहाँ पे लिखे, बाहर में लिखे कि ट्राई ब्लॉक के अंदर में लिखे कि कैच ब्लॉक के अंदर में, कहाँ पे लिखे कि कंपलसरी है कि वो एग्जीक्यूट होगा? ट्राई के अंदर में लिखेंगे तो क्या इस बात की गारंटी देते हो कि सारे लाइन से एग्जीक्यूट होंगे?
वो तो देख ही लेते पीछे कि अगर एक्सेप्शन आया तो वहीं पे ट्राई ब्लॉक को बाय बाय बोल के कैच में चले जाते थे। अच्छा, कैच ब्लॉक में कोई चीज लिखेंगे तो इस बात की गारंटी देते हो कि वो एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि नहीं, जब तक एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ कैच को तो कोई देखने भी नहीं जाता था। तो इन दोनों में तो हम गारंटी दे ही नहीं सकते। तो बोलोगे तीसरे जगह गारंटी दे देते हैं ना बाहर में। तीसरी जगह गारंटी दे देते हैं कि अगर एक्सेप्शन अकर हुआ, नाम तो प्रिंट कर रहे हैं बस समझ जाना कि अगर ये एक्सेप्शन अकर हुआ, एक्सेप्शन गया, अभी अगर एग्जीक्यूट करें तो प्रिंट होगा, चाहे एक्सेप्शन अकर हो या ना हो। सपोज करो इसके अंदर में कि एक्सेप्शन हम अकर करवाते हैं, एक्सेप्शन अकर होगा, यहाँ पे मैसेज दे देते हैं कि अगर एक्सेप्शन अकर हुआ तो एरर मैसेज दे देते हैं। क्या होगा आपको? प्रिंट आएगा। तो कैच ब्लॉक अभी एग्जीक्यूट हुआ, अगर एक्सेप्शन अकर नहीं होता तो क्या, कब गारंटी दे सकते हो कि हमेशा कोड एग्जीक्यूट हो? इसको अगर कैच ब्लॉक में लिखेंगे तो क्या गारंटी दोगे? नहीं। अगर हम ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे तो नहीं दोगे। बाहर में लिख देंगे तो गारंटी देते हो हमेशा एग्जीक्यूट होगा? पक्का गारंटी देते हो? चाहे एक्सेप्शन अकर हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, गारंटी दे रहे हो? गारंटी दे रहे हो तुम लोग? गारंटी दे रहे हो? चलो चेक करते हैं। अच्छा, सपोज करो हम यहाँ पे एक क्लास बनाए, स्टैटिक ब्लॉक होता तो वो एग्जीक्यूट हो जाता। तो अगर उस क्लास को हम लोड करना चाहते थे, यहाँ पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन अकर करते, डॉट कोड नेम ए, ठीक है। अगर क्लास मिला तो स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। नहीं लिखे मत, समझ रहे हो ना, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो वो एग्जीक्यूट होता अगर स्टैटिक होता तो, अदरवाइज ये चलो लिख ही दे, वो कितना देर लिखेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा तुमको। स्टैटिक एग्जीक्यूट हुआ और नाउ गारंटी दे रहे हो बाहर वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, चलो बहुत अच्छा। अच्छा, अगर एक्सेप्शन अकर हो जाए तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और बाहर वाला, तो इसका मतलब तुम गारंटी दे रहे हो कि बाहर वाला एग्जीक्यूट होगा। जरा ध्यान से समझ जाना। अभी तो एक्सेप्शन अकर हुआ, सपोज करो एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ, क्या इस बात की गारंटी है कि बाहर में जो कोड लिखे थे वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा? गारंटी है क्या? सुधीर जो यहाँ पे लिख रखे हैं उस बात की गारंटी है कि हमेशा एग्जीक्यूट होगा? नहीं तो सर, कोई तो ऐसा सेफ जगह है ही नहीं कि हम गारंटी दे दे कि एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। कोई सेफ जगह नहीं है। और इसी सेफ जगह को हम लाने के लिए यूज करते हैं फाइनली ब्लॉक को। किसको? फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक क्या बताता है, अब इसको थोड़ा सा हम हटा दे रहे हैं, ओके। फाइनली ब्लॉक क्या बताता है, हमारे कोड के अंदर में कुछ भी हो, हमारे कोड के अंदर में कुछ भी हो, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे नहीं आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो एग्जीक्यूट होंगे। क्या होगा? हम तो एग्जीक्यूट होंगे। अगर हम फाइनली ब्लॉक यहाँ पे लिखे और फाइनली ब्लॉक के अंदर में कोई भी कोड लिखते हैं तो चाहे कुछ भी हो, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा हमेशा, चाहे ट्राई एग्जीक्यूट हो कि कैच एग्जीक्यूट हो कि कुछ भी एग्जीक्यूट हो, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इधर कोई एक्सेप्शन अकर हो नहीं हो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो वो जो हमारा रिक्वायरमेंट था कि डाटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश किए तो क्लोज करना, कोई सर्वर से कनेक्शन एस्टेब्लिश किए हैं तो क्लोज करना, ये सारे कोड्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? लिख तो सकते हैं आराम से, क्योंकि ये गारंटी देता है कि हमेशा एग्जीक्यूट हो। जैसे स्कैनर क्लास तुम क्रिएट करते होगे, याद है स्कैनर क्लास किसके लिए काम करते थे? लेने के लिए इसको यूज करते थे। अच्छा, जब स्कैनर क्लास का तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते होगे तो एक वार्निंग आता होगा, पढ़े थे इस वार्निंग को? हाँ, ये एससी के नीचे
क्यों आता था पता है? देखो जब हम स्कैनर क्लास का यूज किए थे तो ये क्या करता था, कंसोल के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करता था। अभी जब हम फाइल हैंडलिंग अगर कभी पढ़े तो यहाँ पे देखोगे कि हम किसी फाइल को ओपन किए, जैसे तुम कॉपी में कुछ लिखने के लिए ओपन किए, लिखे, उसके बाद क्या है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बंद करके रखना भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि स्कैनर क्लास के थ्रू आपने कंसोल के साथ तो स्टेब्लिश किया कनेक्शन, ओपन किया, वहां पे इनपुट लेना था, राइट करना था, जो करना था आप कर रहे हैं, करने के बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसको क्लोज करना, और आप है कि उसको क्लोज करते नहीं है, जब है ओपन करके छोड़ देते हैं। तो जबरदस्ती तो नहीं बोल सकता है कि नहीं बंद ही करो, रिक्वेस्ट कर रहा था तुमसे, इसीलिए वार्निंग दे रहा था येलो। लाइट तो समझ में आता है ना, रेड मतलब डेंजर हो जाता था, येलो मतलब खतरा है लेकिन उतना नहीं चल सकते अभी, यही होता है ना। तो इसीलिए ये भी येलो चलाया था यहाँ पे, कह रहे आपने इसको ओपन तो किया, क्लोज किया नहीं, बार बार तुम कॉपी ओपन करके लिख के छोड़ दे रहे हो, इसे क्लोज कर ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था क्लोज करना, तो नहीं क्लोज कर रहे थे तो वार्निंग दे रहा था, तुम इग्नोर करके छोड़ देते थे, कोई नहीं, आगे से इग्नोर नहीं करना, ठीक है। बोलोगे क्लोज करने आप सिखाए नहीं थे तो करते कैसे हम लोग, कॉपी बंद करने सिखाएंगे तभी तो, ये भी सिखाने की बात है, हाँ सिखाने की तो बात है। तो देखो जब भी हमको क्लोज करना होगा ना, तो स्कैनर क्लास के पास एक क्लोज मेथड है, बस उसको कॉल करना रहता था, बस इतना सा काम होता था। ये काम कर देते तो ये अपना जो वार्निंग दे रहा था वार्निंग बंद कर देता, क्योंकि अच्छा समझ आ गया कि क्लोज हमको कर दिया। ऐसे ही डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे तो वहां पे भी क्लोज मेथड है, क्लोज कर देना। ये जो क्लोज मेथड है इसको बोलते हैं क्लीन अप कोड। क्या? क्लीन अप कोड। अच्छा जो क्लीन अप कोड है, क्लीन अप कोड का एग्जीक्यूट होना कंपलसरी है। अभी तो काम चला रहे थे, वार्निंग दे रहा था, ऐसे ही आगे भी वार्निंग ही देगा, तुमको जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन एक बेहतर प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। रिस्पॉन्सिबिलिटी था हमारा कि ओपन किया तो उसको क्लोज करें, और जब क्लोज करे तो हमारा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंफर्म हो कि वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो मुझे बताना ये क्लीनअप कोड को कहाँ लिखना पसंद करोगे? फाइनली ब्लॉक में लिखना पसंद करोगे ताकि कंफर्म हो कि एग्जीक्यूट होगा ही होगा, बस यही होता है फाइनली ब्लॉक। ऐसा कोई कोड जो कोड हम चाहते हैं कि कंपलसरी एग्जीक्यूट हो ही हो, और वो कौन सा कोड होगा? क्लीनअप कोड। तो क्लीनअप कोड के लिए हम लिखते हैं फाइनली ब्लॉक में। फाइनली ब्लॉक कब लिखते हैं? तो ट्राई और कैच के बाद लिखते हैं, ठीक है। अब सोचोगे कि एक काम करते हैं सर, ट्राई कैच लगाते हैं नहीं, फाइनली लिख देते हैं। ट्राई कैच नहीं लगाते हैं, फाइनली की तो बता ही रहा था कि कंफर्म चलेंगे ही चलेंगे, तो हम लगा देते हैं फाइनली। तो देखो ये चीज नहीं हो सकता है, ट्राई कैच तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक। बोलोगे एक काम करते हैं सर, ट्राई करते हैं वो काम करने का, हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो हम अल्टरनेटिव रास्ता नहीं देते हैं, सीधा कनेक्शन क्लोज करो बाहर निकलो। क्या बोलेंगे? कनेक्शन क्लोज करो बाहर निकलो, तो कैच ब्लॉक को नहीं लिखते हैं, चलेगा क्या? तो देखो 1.8 वर्जन तक ना, 1.7 वर्जन तक ये चलता था, लेकिन जावा 1.8 वर्जन में बोला ना ना ना, ऐसे नहीं चलेगा, आपको कैश तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? लाइट। हाँ कैश तो कितना भी यूज कर सकते हैं, फाइनली एक ही होता है, ठीक है। क्लियर? फाइनली ब्लॉक इतना आसान था, समझ गए? चलो आज खत्म हो जाना चाहिए एक्सेप्शनली, पढ़ लोगे कोई इसको जल्दी से? It is not recommended to take cleanup code inside try block because there is no guarantee for the execution of every statement inside a try.
It is not recommended to place cleanup code inside catch block because if there is no exception, then catch block won't be executed. We require some place to maintain a cleanup code which should be executed always irrespective of whether exception raised or not raised and whether handled or not handled. Such type of best place is nothing but finally block. Hence the main objective of finally block is to maintain cleanup code. शायद समझ आ गया होगा, नहीं आया किसी को तो बोल दो। आ गया, सारे लाइन समझ आ गया। तो फाइनली ब्लॉक समझ आया। ट्राई ब्लॉक में कौन सा कोड लिखते थे? रिस्की। कैच ब्लॉक में हैंडलिंग, फाइनली ब्लॉक में क्लीन अप कोड। जावा 1.8 वर्जन तक ना फाइनली ब्लॉक बहुत हीरो बनता था। पता है क्यों हीरो क्यों बन रहा था? बोला हमको तो लिखना ही पड़ेगा, हमको लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत है, वार्निंग आते रहेगा, येलो स्क्रीन, हाँ येलो बटन जलते रहेगा। नहीं, हीरो बन रहा था बहुत। और जब कोई कोई बहुत ज्यादा हीरो बनता है तो क्या करते हैं, उसको शांत कर दिया जाता है। शांत कर दिया जाता है कि नहीं? तो ऐसे ही ये हीरो बन रहा था बहुत, तो बहुत हीरो बन रहा था। तो जब जावा 1.8 आया था ना, देखो जावा का सबसे ज्यादा अगर चेंजेज आया था तो जावा 1.8 वर्जन में आया था। और आज भी कंपनी में बहुत सारे जगह पे वर्किंग 1.8 वर्जन होता है। और जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो लेटेस्ट वर्जन पे तो होगा, लेकिन जब तुमसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो 1.8 वर्जन के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। तो 1.8 वर्जन में एक और चेंजेज आया, बोला ये फाइनली ब्लॉक 1.7 वर्जन तक ही हीरो रहना चाहिए, 8 में नहीं रहना चाहिए। बोला नहीं रहने देंगे तो क्या, इसका क्या बोलते हैं, नामो निशान खत्म कर देते हैं। मन करे तो लिखो, नहीं मन करे तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और लिखना कोई जरूरी नहीं, बोलोगे नहीं लिखेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि ये जिसके लिए काम के लिए था वो काम तो हमें लिखना पड़ेगा। तो कहाँ पे लिखेंगे? फाइनल ब्लॉक अगर नहीं लिखना चाहेंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर तो इधर येलो स्क्रीन आए, ये येलो बटन जलेगा, तो क्लोज तो करना पड़ेगा, तो फाइनली ब्लॉक तो लिखना पड़ेगा। तो देखो फाइनली ब्लॉक को ना शांत करने के लिए क्या किए, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे जावा 1.8 वर्जन में। पीपीटी में ऐड नहीं होगा, मन करे तो लिख लेना, ट्राई विथ रिसोर्स। क्या? ट्राई विथ रिसोर्स। बोला अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जावा में तो बताए थे क्लास और ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ होता है नहीं, तो हम क्या करते थे, कनेक्शन क्रिएट करने का मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता था। तो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को क्लोज करना कंपलसरी होता था। क्लोज कैसे करते थे? क्लोज मेथड्स के थ्रू। तो मतलब क्या, क्लोज मेथड को कॉल करना। तो बोला क्यों प्रोग्रामर्स को हम टेंशन दे बेकार का कि क्लोज मेथड को कॉल करना है, फाइनली ब्लॉक बाद में लिखना है। एक काम कीजिए, आप ट्राई विथ रिसोर्स को यूज कर लीजिए। बोला ट्राई विथ रिसोर्स होता क्या है ये बताओ। तो हम बोले जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं ना आप, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अगर आप क्रिएट करते हैं जिसको क्लोज करना कंपलसरी होता है, जैसे अभी स्कैनर का किए, आगे चल के हम डाटाबेस के साथ एस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन, तो कनेक्शन का क्रिएट करते हैं, फाइल में हम फाइल्स का ओपन करते हैं। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं जिसको क्लोज करना कंपलसरी होता है। तो एक काम कीजिए, आप जहाँ पे ट्राई ब्लॉक यूज कर रहे थे ना, ट्राई ब्लॉक के साथ ही उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, उस ब्रैकेट के अंदर में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, कर दिया ऑब्जेक्ट क्रिएट। और जैसे उस ब्रैकेट के अंदर में ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, इसका रिसोर्स ये स्कोप इस ब्लॉक के अंदर में पूरा एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे ही इसका स्कोप खत्म होगा ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाएगा, तुम्हें क्लोज करने की जरूरत है नहीं। जैसे ही ट्राई का स्कोप खत्म हुआ ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो क्या हमें क्लोज मेथड्स को कॉल करने की जरूरत है? क्लोज मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो क्लीनअप कोड तो हमें लिखना ही नहीं पड़ेगा। और जब क्लीनअप कोड लिखना ही नहीं है तो बताओ फाइनली ब्लॉक को क्यों याद करेंगे? याद करना है अब? नहीं करना है। तो हीरो से बन गया एकदम से जीरो, जीरो बन गया ना, किसके वजह से? ट्राई विथ रिसोर्स। तो अभी के समय में अगर हम यूज करते हैं, कहीं कोड देखोगे तो ट्राई विथ रिसोर्स का बहुत ज्यादा यूज हुआ होगा। क्यों यूज करते हैं वो समझ आ रहा है? हाँ, तो जब ऐसा कोई कोड देखो तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि क्या लिखा हुआ नहीं लिखा। तुम भी ट्राई करना कि ट्राई विथ रिसोर्स का मैक्सिमम यूज करो, जिससे फाइनली ब्लॉक पे डिपेंडेंट कम रहना पड़े। ठीक है, ट्राई विथ रिसोर्स आ गया समझ? इतना छोटा सा टॉपिक है। कौन सी वर्जन में आया था? 1.8 वर्जन। याद नहीं रखना कौन सी वर्जन में आया था, यूज कैसे करते हैं वो याद रखना है तुम्हें। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है
तो एक लास्ट टॉपिक बचता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, उसको खत्म करते हैं। अच्छा इसको पहले देख लो एक बार। क्या बताए थे? हाँ, ऑब्जेक्ट सबसे पेरेंट होता है, ये बता रखे होंगे। सारे क्लास का पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास है। उसका चाइल्ड क्लास थ्रोबल है, थ्रोबल का क्लास है एक्सेप्शन, जो सारी बीमारी का जड़ था। रन टाइम एक्सेप्शन आया था, आईओ एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन अभी तो पढ़े नहीं, आगे आएगा। अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये सब क्या है? क्लासेस है। जैसे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दो जगह हो सकती है, एरे में हो सकता है, स्ट्रिंग में हो सकता है। जैसे स्ट्रिंग में कैरेट मेथड पढ़े हो गए, जो इंडेक्स देते थे वो। सपोज करो 6 इंडेक्स तक है हमारा स्ट्रिंग है, हम बोल रहे कि 10 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है दो, तो क्या बताएगा वो? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड अगर कभी भी एक्सेप्शन है तो समझना क्या, लिमिट क्रॉस कर चुके हैं हम अपना। डन। तो ये सारे एक्सेप्शंस है, इसको समझाना नहीं। चाइल्ड पेरेंट्स के रिलेशन में हम बस वो डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक एरर भी होता है, बोलोगे एरर क्या होता है सर? एक्सेप्शन पढ़ रहे वो भी तो एरर ही था। देखो जब हमें 3 टाइप्स के एरर होते हैं। पहला कंपाइल टाइम एरर था हमारे पास, कौन सा? कंपाइल टाइम एरर। किसकी गलती की वजह से आता था? हमारी गलती की वजह से, प्रोग्रामर्स की गलती की वजह से कंपाइल टाइम एरर होता था। कंपाइल टाइम एरर्स का मतलब था कि सिंटैक्स में हम कुछ मिस कर रहे हैं। इंग्लिश में ही हम कुछ लिखते थे तो सिंटैक्सिकल अगर मिस होता था, ग्रामेटिकली कुछ एरर आता था तो हम गलत ही मानते थे उसको। ठीक है, से यहाँ पे भी ग्रामेटिकली एरर्स देते थे, सिंटैक्स में कुछ मिस होता था तो हम बोलते थे कि गलत है, कंपाइलर वहां पेंट करता था, वही था कंपाइल टाइम एरर। फिर हम समझे कि लॉजिकली एरर्स हो सकते हैं रन टाइम में। रन टाइम में एरर्स हो सकते हैं। रन टाइम में क्या, कुछ अगर हम करना काम चाह रहे थे और कुछ ऐसा इवेंट अगर हो जाता था जो कि हमारे काम्स को डिस्टर्ब कर देता था, जो हमारा फॉलो था उसको डिस्टर्ब कर देता था, वो क्या था? एक्सेप्शन था। बहुत अच्छा सा डिफिनेशन भी याद होगा, याद है किसी को बताना? अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड that disturb our normal flow of the program is called exception। तो एक्सेप्शन रन टाइम में आया था। रन टाइम में एक और प्रॉब्लम आता है, दो प्रॉब्लम्स आती है रन टाइम में। एक तो एक्सेप्शन था, हैंडल हम कर लिए थे, मैनेज कर लिए थे। एक और एक्सेप्शन आता है, और वो एक्सेप्शन नहीं, वो एरर आता है। एरर और एक्सेप्शन में थोड़ा सा फर्क है जो रन टाइम में आता है। क्या है एरर? सपोज करो, अच्छा पबजी सब खेले हो क्या? पबजी खेले हो? पबजी खेलते हो ना तो 1 घंटे में तुम्हारा फोन हीट हो जाता है वो पूरा, और नॉर्मल फोन्स में तो शायद चलता ही नहीं था। नॉर्मल फोन में नहीं चलता था ना। 2 GB रैम था, चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, उसके बाद तो फिर आग से खेलना हो जाएगा, ऐसे हीट होता था फोन। नहीं, जब मुझे बता ना, वो पबजी जो प्रोग्रामर डेवलप किया था उसका गलती था कि हमारे फोन का इशू था? प्रोग्रामर का गलती नहीं था, इतना बड़ा बना दिया था कि हमारे फोन में आता ही नहीं था, उसको स्पेस ज्यादा चाहिए था। ठीक है, सही। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई एप्लीकेशंस बनाए, ठीक है, अब उस एप्लीकेशंस को ज्यादा मेमोरी चाहिए, मेमोरी इशू था ना, मेमोरी ज्यादा चाहिए। तो मेमोरी ज्यादा चाहिए तो स्मॉल वाले मेमोरी में तो चलेगा नहीं, तो उसमें नहीं चलेगा, तो उसके वजह से प्रोग्राम उसका क्रैश होगा, या जो पबजी चलते चलते कभी कभी अगर बंद हो जाता होगा उस फोन में, अगर हम चलाए तो होता था। अभी चलाए नहीं होगा, जो भी अगर कोई तुम्हारे साथ वाले चलाए होंगे जिसका फोन थोड़ा सा कमजोर था तो ऐसे ही हैंग कर जाता था, कुछ होता ही नहीं था। उसके बाद आती है ये प्रॉब्लम्स, किस वजह से? मेमोरी कम पड़ जाता था उसको। अच्छा, मेमोरी कम पड़ा, उसके वजह से उसका एप्लीकेशन क्रैश हो गया, नहीं चल पाया। अचानक से गेम खेल रहे होगे, बीच में ही रुक जाता होगा ना, अब तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, फंस गए, बंदूक चल रहा है, फंस गए, कहीं कर ही नहीं पा रहे। किसकी गलती थी? प्रोग्रामर्स का। प्रोग्रामर का गलती था? नहीं, किसका था? यूजर का। अच्छा, एक्सेप्शन भी किसका गलती की वजह से आ रहा था? जीरो एंटर यूजर किया था, लेकिन किस पे गया था? प्रोग्रामर्स पे, हैंडल किया बेचारा, बहुत अच्छा। फिर से एरर आया, फिर से हमारा प्रोग्राम तो क्रैश हो गया ना, फंस गए थे एनिमी के बीच में, बंदूक चल रहा है और मेरा फोन काम ही नहीं कर रहा है कि हम मारेंगे, तो फंसे ना। यूजर्स को तो गुस्सा आएगा, किस पे फाड़ेगा ये गुस्सा? प्रोग्रामर्स पे। क्या सच में प्रोग्रामर का गलती था? नहीं था। कि भाई उसको उतना मेमोरी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, अपना फोन चेंज करो ना। हम कितना प्रोग्राम उसको चेंज करते रहे, उसको चाहिए उतना मेमोरी। तो कुछ ऐसे एरर आते हैं जो एरर प्रोग्रामर्स के रेंज में नहीं रहता है। जैसे जो अभी हमारा एरर आया था
मेमोरी आउट ऑफ बाउंड, मेमोरी बहुत हो गया था, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी एरर या फिर मेमोरी आउट ऑफ एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर। तो ये जो मेमोरी आउट ऑफ एरर आया था, ये क्या था? तब मेमोरी एरर क्या था? मेमोरी कम पड़ रहा था। ये किसके वजह से आ रहा था? यूजर्स की वजह से। उसको बोलते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका सिस्टम है उसके वजह से आ रहा था। सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेमोरी कम पड़ रहा है तो तुम अपना मेमोरी बढ़ाओ, अब प्रोग्राम क्यों चेंज करें? तो जो रन टाइम एरर्स आते हैं दो टाइप्स के, एक तो एक्सेप्शन था, उसको अच्छे से हैंडल के, प्रोग्रामर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको हैंडल करना जी को। लेकिन रन टाइम एरर जो आता है, जैसे वर्चुअल मेमोरी एरर्स, असर्शन एरर, लिंकेज एरर्स, ये सब जो एरर्स हैं, ये प्रोग्रामर की गलती की वजह से नहीं आता है, सिस्टम की गलती की वजह से आता है। सिस्टम कमजोर है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, जो यूजर्स है उसका। ओके, ये समझ आ गया। एक छोटा सा टॉपिक बच गया, कस्टमाइज एक्सेप्शन या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। अच्छा, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, अब जरा इस वर्ड को ध्यान से सुनना। एक्सेप्शन मतलब प्रॉब्लम्स, एक्सेप्शन को प्रॉब्लम बोल रहे थे। प्रॉब्लम आता था हमारी जिंदगी में, अच्छा होता था कि खराब होता था? खराब ही चीजें होती थी। जब भी आता था कुछ न कुछ गड़बड़ी होता था, तो हम चाहते थे नहीं आए, लेकिन जबरदस्ती आ जाता था। हम तो यही चाह रहे थे कि नहीं आए, लेकिन जबरदस्ती आ गया था। इसीलिए तो इसको बोले थे अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड। नहीं, लेकिन अभी जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक्स, क्या नाम बताएं? यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन से क्या मीनिंग है? यूजर अब एक एक्सेप्शन डिफाइन करने के लिए सीखेगा। मतलब यूजर्स का मतलब हुआ यहाँ पे हम प्रोग्रामर्स, प्रोग्रामर से अब एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए सीखेगा। मतलब हम भी अब एक एक्सेप्शन यहाँ पे बना सकते हैं अगर चाहे तो। चाहे एक्सेप्शन था खराब चीज, फिर बनाने के लिए क्यों सीखना? गलत बात है ना। एक्सेप्शन मतलब प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम हम खुद से क्रिएट करेंगे, अच्छा है क्या? बिल्कुल गलत है। प्रॉब्लम्स अगर हम खुद से क्रिएट करें तो बेवकूफ़ी है हमारी। लेकिन थोड़ा सा इसे में कहानी बदल लेंगे ना, तो तुम बोलोगे नहीं सर क्रिएट करना चाहिए। प्रॉब्लम्स अगर तुम खुद के लिए क्रिएट करोगे तो मना करोगे, किसी दूसरे के लिए क्रिएट करोगे तो तब सही है। किसी दूसरे के साथ गलत हो तो सही है, ऐसा ही होता है ना। हमारे साथ बस ना हो। तो जो हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ना, अक्सर दूसरे के लिए करते हैं। क्रिएट करने तो हम बम बना के बम फोड़ देना गलत बात ही है ना, लेकिन बनाते हैं ना। अपने लिए फोड़ने के लिए तो बनाते हैं, दूसरे पे फोड़ने के लिए बनाते हैं। तो जो एक्सेप्शन है, हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए सीखेंगे कि हम खुद का एक्सेप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बस फर्क ये होगा कि वो एक्सेप्शन को अपने पे नहीं फटने देंगे, किसी और पे फटेंगे। ठीक है, जैसे टायर पंचर है, एक एक्सेप्शन था, प्रॉब्लम हुआ था। मेरा हो तो प्रॉब्लम होता है, किसी और का होता तो अच्छा। अब मान लो कि हम पंचर दुकान खोले होते तो किसी का पंचर होता तो हमारे लिए अच्छी बात थी कि खराब बात? अच्छी बात। जैसे मूवी सब में देखोगे, टायर पंचर दुकान आ गए तो उधर ऊपर चढ़ के डाले जा रहा है, पंचर हो गया। तो वहां पे क्या कर रहा था वो? एक्सेप्शन ही तो क्रिएट कर रहा था, दूसरे के लिए एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा था। एक्सेप्शन क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है कभी कभी, हो सकता है हमें भी पड़ जाए। अब वो सिचुएशंस बताएंगे कि कब जरूरत पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा तो क्रिएट करने तो आना चाहिए। खराब चीज भी आनी चाहिए हमें, नहीं? एक्सेप्शन तो खराब था तो हमें आनी चाहिए। तो कैसे क्रिएट करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा और हम एक चीज समझ लेते हैं। एक्सेप्शन क्रिएट तो करेंगे, उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं कि अगर हमको एक्सेप्शन क्रिएट करना है तो क्रिएट तो हम करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करनी है? अच्छा, एक्सेप्शन सब सारे क्लास के क्लास ही थे, सब तो क्लास ही था। क्लास था तो क्लास का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर सकते हैं ना। चलो क्रिएट करके देखते हैं, कौन सा एक्सेप्शन का क्रिएट करके देखें। रन टाइम एक्सेप्शन था एक, या भी अर्थमेटिक एक्सेप्शन देख रहे थे। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन एक क्लास है, ओपन करके देखे थे, ये क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर सकते हैं। करें क्रिएट, ओबी के नाम से क्रिएट कर ले, न्यू कीवर्ड के साथ क्रिएट कर लिए, हो गया क्रिएट। क्लास है तो क्लास का ऑब्जेक्ट तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर दिए। अब ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट है, तुम्हें याद होगा हम क्या बताए थे, जब कोई एक्सेप्शन अकर होता है तो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था एक्चुअली में, यही बताए थे। एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उस ऑब्जेक्ट को अगर हम कहीं पे कैच कर लेते थे तब तो ठीक है। जैसे एक मिनट, ट्राई ब्लॉक लिखे, ट्राई ब्लॉक के अंदर में सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन के अंदर में 10 डिवाइड बाई 0 कर दिए थे, ठीक है।
यहाँ पे कैच ब्लॉक लिखे थे और यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन को लिखे थे, यही ना। तो यहाँ पे क्या होता था, जब एक्सेप्शन क्रिएट होता था तो एक्सेप्शन क्रिएट होने का क्या मीनिंग था कि एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था। अगर यहाँ पे कोई उसको कैच नहीं करता था तो जेवीएम के पास पहुंचता था, और जैसे ही जेवीएम के पास जाता था तो क्या होता था, सब काम रोक देता था वो और एक मैसेज भेज देता था उधर से, यही था ना। और अगर हम उसको कैच करना चाहे तो कैच कर लेते थे ई के अंदर में। अच्छा, ई को अगर हम प्रिंट करना चाहे तो सारी चीजें मिल जाएगा, क्योंकि ई क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा। तो एक्सेप्शन क्लास के पास ना एक मेथड है, गेट मैसेज मेथड। क्या? गेट मैसेज मेथड। कि एक्सेप्शन जो अकर हुआ था तो उसका ऑब्जेक्ट तो हम कैच कर लिए, हम चाहे तो उसका मैसेज प्रिंट करके देख सकते हैं कि कौन सा एक्सेप्शन अकर हुआ था। देखो तो क्या वो मैसेज प्रिंट करके बताया कि क्या मैसेज था, डिवाइड बाय 0 कर रहे थे, जो भी मैसेज था, ठीक है, डिफॉल्ट मैसेज था। हम चाहे तो अपना मैसेज भी दे सकते हैं, देखेंगे अभी कैसे। या इसी के पास एक और मेथड है, प्रिंट स्टैक ट्रेस, बार बार वो लिखा हुआ मिलेगा तुमको, प्रिंट स्टैक ट्रेस। ये क्या है, ये भी एक मैसेज प्रिंट करेगा, लेकिन नाम से क्या पता चल रहा है, स्टैक ट्रेस। ट्रेस से क्या होता है, ट्रेस, ट्रेस करना मतलब क्या, लोकेट करेंगे कहां से आया हो नहीं हो, ट्रेस मतलब वही वन। तो प्रिंट स्टैक ट्रेस क्या करता है, अच्छा एक्सेप्शन किसी मेथड के अंदर में कर होता था, तो किसी मेथड्स को कोई थ्रेड्स कॉल करता था, कोई ना कोई कॉल करता था। तो जिस जिस मेथड, जैसे मेन मेथड से आप सपोज करो कोई और मेथड को, एम मेथड को कॉल करते वहां पे, तो वो सारे लोकेशंस बताते हुए बताता है कि कहाँ पे एक्सेप्शन कर हुआ, तो फिर से हमें वही मैसेज मिलेगा पूरा लोकेशन के साथ कि कहाँ पे हुआ था, कौन सी लाइन में हुआ था, ठीक है। तो अगर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करते हैं तो क्या मिलेगा, फुल इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्लियर, ये दोनों समझ आ गया। हम थे कहाँ पे कि हमको अगर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कर लिए। अच्छा, किसी भी तरीके से अगर ये OBJVM तक पहुंचा तो क्या होगा, एक्सेप्शन अकर हो जाएगा। सच में एक्सेप्शन हो ना उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट पहुंचा तो तब तो JVM को लगेगा कि ऑब्जेक्ट वहां पे एक्सेप्शन आया था, क्योंकि उसके पास जैसे ही एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जाता था तो क्या होता था, काम रोक देता था। हम किए क्या यहाँ पे, अभी इन सबको कमेंट्स कर देना थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इसको भेज, हम किए क्या, ये जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे इसको JVM तक भेजना है। JVM तक भेज सकते हैं क्या, हाँ भेजने का तरीका है हमारे पास एक, और हमारे पास जो तरीका है, एक कीवर्ड है हमारे पास। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड रिजर्व वर्ड, स्पेसिफिक मीनिंग होता है। कीवर्ड्स में हम बताते हैं स्पेसिफिक मीनिंग या फिर स्पेसिफिक फंक्शनलिटी के लिए होता है। तो एक फंक्शनलिटी के लिए यहाँ पे एक रिजर्व वर्ड है, उस रिजर्व वर्ड का नाम है थ्रो। क्या, थ्रो। इससे पहले थ्रोज पढ़े थे, ऐसे लगा हुआ था, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। इस बार कौन सा आया, थ्रो। थ्रो कीवर्ड का क्या काम है कि थ्रो कीवर्ड को अगर तुम कोई भी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट दोगे, उस ऑब्जेक्ट को सही सलामत JVM तक पहुंचा देता है, एकदम सही सलामत। कैसे पहुंचाएगा, सही सलामत JVM तक पहुंचा देगा। तो अभी जैसे ही हम ये लाइन नंबर 10 में लिखे थ्रोज कीवर्ड को कि OB को भेजो कहां पे, JVM तक, तो क्या होगा, एक्सेप्शन अकर होगा, एक्सेप्शन अकर होगा ना। देखो तो क्या एक्सेप्शन अकर हुआ, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर हुआ कहां, लाइन नंबर 7 में, यहीं पे तो क्रिएट किए थे, पहुंचाया ये, तो JVM तक पहुंचाने का काम था। अच्छा, इस लाइन को नहीं लिखेंगे तो JVM तक पहुंचा क्या, नहीं, JVM तक नहीं पहुंचा तो कोई दिक्कत नहीं था। तो थ्रोज कीवर्ड का काम समझ आ रहा है, क्या काम है, एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को JVM को हैंड ओवर कर देता था, और इसके अलावा कोई काम नहीं था। फिर उसके बाद क्या करेगा, JVM अपना देख लेता था। क्लियर है।
का काम समझ आया? क्या काम है? एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पहुंचाना, बस इतना सा काम है। ओके, यहाँ हैंड ओवर टू जेवीएम। समझ जाओगे इतना से, देखते हो प्रोग्राम से समझ आता है। रिटर्न बैक देखते हो कभी ग्रुप में? ओके, अच्छा, जब इस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे तो ध्यान से देखना, अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास है। ये क्या है? क्या है ये? ध्यान से देखो, मेथड कहां से तुमको दिख रहा है? ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। और कैसा कंस्ट्रक्टर? नो आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर, कोई आर्गुमेंट्स नहीं है उसके अंदर में। सुपर कीवर्ड पहचानते हैं उसको? क्या था ये, कब मिला था? रोड पे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। अच्छा, इसका पेरेंट कौन है? रन टाइम। इसका मतलब उसके पास ऐसा एक कंस्ट्रक्टर होगा, ओपन करके देखो है, इसका भी पेरेंट के पास चले। कौन है इसका पेरेंट? एक्सेप्शन पहुंचे इसके पास भी कंस्ट्रक्टर है, इसके पास भी सुपर है, इसके पेरेंट्स के पास भी चलते हैं। कौन है? चले, इसके पास भी कंस्ट्रक्टर होगा। नीचे आ जाओ, कंस्ट्रक्टर तो होना चाहिए जरूर। ये रहा, मिला। काम क्या होगा इसको प्रिंट करने का? मैसेज जो आता था उस मैसेज के साथ जो काम करना था वो कोड तो हमें समझना नहीं था। अच्छा, दो कंस्ट्रक्टर है, एक आर्गुमेंट्स वाली में। तो इस क्लास में क्या इसमें भी कोई आर्गुमेंट्स वाली कंस्ट्रक्टर है? हाँ, एक स्ट्रिंग टाइप का मैसेज चाहिए और इस मैसेज को पेरेंट्स तक पहुंचाता था। इसके चाइल्ड के पास हो रन टाइम एक्सेप्शन, इसके पास भी देखो एक आर्गुमेंट्स कंस्ट्रक्टर है, मैसेज पेरेंट तक पहुंचा रहा है। पहुंच कहां रहा है देख रहे हो ना, पहुंचते जा रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। इसके पास भी है स्ट्रिंग एस, मैसेज नाम तो कुछ भी दे सकते थे, पहुंचा पेरेंट्स के पास। इसका मतलब जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, दोनों तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये तरीका क्रिएट किए थे, तो जब तुम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो इसमें हम कुछ मैसेज भी दे सकते थे ना, दे सकते हैं ना। तो सपोज करो कुछ मैसेज दिए, अब जब एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे तो उसी मैसेज के साथ एक्सेप्शन भी आएगा। आ रहा है? तो जब डिवाइड बाय 0 होता था तो वहां पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था और उस मैसेज के साथ क्रिएट होता था। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो जैसा मैसेज भी देना चाहे दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर में दो कंस्ट्रक्टर है। क्लियर, समझ आया? अच्छा, अगर हम खुद का एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं तो क्या बना सकते हैं? अच्छा, सेम एक क्लास बनाएंगे हम ऐसा, इतना करने आता है। अरे आंख बंद करके भी कर देंगे सर, आदत बन गया होगा। अच्छा, इसका भी पेरेंट से अगर हम रन टाइम एक्सेस, किसी को भी कोई पेरेंट बना सकता है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। तो अगर पेरेंट बना रन टाइम या किसी भी एक्सेप्शन के किसी भी चाइल्ड को हम पेरेंट बनाए तो प्रॉपर्टी मिलेगा, एकदम प्रॉपर्टी मिलेगा। और जब प्रॉपर्टी मिला तो मेरा भी क्लास एक्सेप्शन क्लास बन जाएगा। और उसके अंदर में हम ऐसा ही कंस्ट्रक्टर बना दे तो काम नहीं हो जाएगा क्या? उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और सुपर के साथ मैसेज भेज देना ऊपर, हो जाएगा। बस इतना ही तो करना है। अगर हमको यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्रिएट करना है तो एक एक्सेप्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, माई एक्सेप्शन, कुछ भी नाम रख देते हैं, माई एक्सेप्शन के नाम से एक क्लास क्रिएट कर लिया। अच्छा, बन गया एक्सेप्शन क्लास का, नाम रख दिए तो नहीं बना? नहीं, कैसे बनेगा ये एक्सेप्शन? पेरेंट बताना पड़ेगा एक्सटेंड कीवर्ड के साथ, रन टाइम को बता दे रन टाइम एक्सेप्शन, बता दिए। अब तो बन गया हमारा क्लास एक्सेप्शन। तो इसके अंदर में भी कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। सुपर नहीं भी लिखते थे तो बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता, बट हम लिख दे रहे हैं, अच्छे प्रोग्रामर है ना, क्यों कंपाइलर्स को परेशान करें। ठीक है, पब्लिक लिख दें, क्यों, कोई भी कहीं से भी कॉल कर ले। सेम इसी तरीके का हम एक और कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जहां पे मैसेज एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, स्ट्रिंग टाइप का होगा मैसेज, और उस मैसेज को पास कर दे, यहाँ पे बन गया। तो हमारा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट हो गया। यही सीखना था।
क्या हम अपना एक्सेप्शन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, इस एक्सेप्शन का अगर ऑब्जेक्ट हमें जेवीएम तक भेजना है तो भेज सकते हैं क्या? कैसे? इसको छोड़िए, अब मेरा एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए। मैसेज देना चाहे तो दे सकते हैं। कैसे? यहाँ पे दे देंगे मैसेज। नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, जेवीएम के पास जब वो एक्सेप्शन पहुंचेगा तो बताएगा कि एक्सेप्शन आया थ्रेडमेन में, थ्रेडमेन वगैरह क्या है सब समझ आएगा। कौन सा? माई एक्सेप्शन आया, लाइन नंबर 19। अपना एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए सीख गए। आसान है, बहुत आसान है। कैसे? कोई एक एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे और उसको पेरेंट बता देंगे, वो उसको चाइल्ड बता देंगे किसी भी एक्सेप्शन का। जैसे ही एक्सेप्शन का चाइल्ड बना उसके बाद वो एक्सेप्शन बन चुका है। तो यहाँ पे तो हम किसी का भी बना सकते हैं। देखो एक चीज का याद रखना, अगर हम किसी चेक्ड एक्सेप्शन को पेरेंट बताते हैं ना तो हमारा एक्सेप्शन भी चेक्ड होगा, और अगर किसी अनचेक्ड को बताते हैं तो अनचेक्ड, क्योंकि प्रॉपर्टी सब मिलता था, आधा सीधा नहीं मिलता। तो एक्सेप्शन जो एक था हमारे पास वो चेक्ड था क्या अनचेक्ड? चेक्ड था। ठीक है, एक्सेप्शन क्लास कैसा है? चेक्ड क्लास। तो जो मेरा माई एक्सेप्शन बना वो कैसा बना? चेक्ड एक्सेप्शन। अच्छा, जब ये चेक्ड एक्सेप्शन बना, एक्सेप्शन सारे चेक्ड कैसे हैं? तो इसमें तो रन टाइम और वो सारे आ रहे थे, इसमें डेफिनेटली चेक्ड एक्सेप्शन तुमको ये डायग्राम से समझ आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो रन टाइम का दिख रहा है ना यहाँ पे, सिर्फ यही अनचेक्ड है, बाकी सारे चेक्ड है। इधर जो सारे मिलते हैं सबके सब चेक्ड ही है। ठीक है, मैक्सिमम चेक्ड एक्सेप्शन है जावा के अंदर में, सिर्फ यही अनचेक्ड है। ओके, तो इसीलिए जब हम रन टाइम को बनाए थे तो तब तक तो ठीक था। अब जैसे एक्सेप्शन को बनाए तो ये कैसा बन गया? चेक्ड एक्सेप्शन। तो मेरा भी तो चेक्ड एक्सेप्शन बन चुका था। चेक्ड एक्सेप्शन बन गया तो हैंडल करना पड़ेगा। देखो बोल रहा है कि आपने इसको हैंडल नहीं किया, नहीं थ्रोज किए, या तो थ्रोज किए जाते हुए हैंडल किए। अच्छा, इसको हैंडल कर लेते हैं, जेवीएम को देने के बजाय हैंडल कर लेते हैं, या नहीं तो हम थ्रोज कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। थ्रोज कीवर्ड का यूज किए कौन सा? माई एक्सेप्शन। तो बाय डिफॉल्ट अभी थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, बट पहुंचेगा तो वहीं तक, पहुंचेगा तो वहीं पे। तो देखो एक्सेप्शन अभी भी कर हुआ। तो अगर तुम चेक्ड एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, और अनचेक्ड क्रिएट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, समझ आया? तो यही होता है हमारा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। समझ आया क्या होता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन? यूजर कैसे एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है? किसके लिए क्रिएट करेंगे? तो पड़ोसी के लिए क्रिएट करेंगे, अपने लिए थोड़े करेंगे। एग्जाम्पल समझना कि कहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि एप्लीकेशन हम बना रहे थे जहाँ पे हम चाहते थे कि जब भी एज इंटर करें ना वो 18 प्लस करें। तो एज अगर 18 प्लस करे तो हम क्या करेंगे, एक एज एक्सेप्शन बना लेंगे और वहां पे वो चेक कर लेंगे कि अगर एज लेस देन हुआ तो एक्सेप्शन अकर हो जाए। मतलब इसको ई फेल से भी तो कर सकते थे। देखो हम जूनियर्स को बोल रहे थे कि ई फेल्स का यूज करना, हम सीनियर डेवलपर्स थे, हम जूनियर्स को बोल रहे थे कि ई फेल्स को यूज करना, लेकिन है बदमाश करता नहीं है। तो हम क्या किए ना, ऊपर एक एक्सेप्शन बना के रख दिए एज एक्सेप्शन, अगर वो हैंडल नहीं करेगा ना तो उसको एरर आएगा, तो जबरदस्ती करो। तो जूनियर्स को गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन वहां पे हम क्रिएट कर लेते हैं और फिर हैंडल कर लेते हैं। ओके, तो कैसे क्रिएट करेंगे एक्सेप्शन, समझ आ गया? क्या होता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन? पढ़ लो। we can create our own exceptions to meet our program requirements. Such type of exceptions are called custom. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रिएट कर लिए एक्सेप्शन क्लास को, रन टाइम एक्सेप्शन को पेरेंट बताए और फिर उसके अंदर में कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिए। क्लियर? आगे एक्सेप्शन समझ। चलो यहाँ पे खत्म होता है एक्सेप्शन।